नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष जी के क्लासेस में। आज सेट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जो मैं क्वेश्चन लाता हूं वो आपको पसंद आते हैं। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर है। आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूं। जैसे कि अगर लोकसभा है तो लोकसभा से रिलेटेड मैं कुछ बताते चलूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आप सभी जानते हैं कि पहले 2020 तक कितनी थी, 552। 2020 के बाद जो है 552 में से 104 संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत दो एंग्लो इंडियो को क्या कर दिया गया, लोकसभा में से हटा दिया गया। तो अभी अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितनी है तो 550। ठीक, जैसे इसमें से कुछ पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। देखिए मैंने सेम चीज लिखा है। अधिकतम सदस्य 552 थी। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं। उसके बाद 1952 से 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में दो अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया गया था, लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 द्वारा जनवरी में क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया गया। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत। देखिए सबसे पहले चीज है कि कुछ अनुच्छेद भी है जो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं इसमें 3 अनुच्छेद है जो आपको मैंने इसमें कवर किया है। जैसे आर्टिकल 81 पहला, फिर आर्टिकल 93। उसके बाद अगर मैं बोलूं, ये दो आर्टिकल जो है पहले आप याद कर लीजिए। आर्टिकल 81 बोलता है कि संसद का एक लोकसभा होना चाहिए, जिसे आप निम्न सदन भी कहते हैं या कहते हैं प्रथम सदन। उसके बाद कहते हैं कि लोकसभा बना है तो उसमें अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, जो आर्टिकल 93 उसे परमिट करता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुने जाते हैं लोकसभा में, वो उन्हीं के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। पहला कार्यकाल जो है 1952 से 57 तक चला था। पहला कार्यकाल जो था 1952 से 57 तक ही रहा था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो वो जीबी मावलंकर है। जीबी मावलंकर है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जीबी मावलंकर। उपाध्यक्ष कहेगा तो अनंत सैनम थे। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? हु इज द कनाडाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो आप सभी जानते हैं द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑप्शन नंबर सी कनाडा का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 75 के तहत जो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और एक आर्टिकल 74 है जिसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री को क्या करता है, सलाह देता है। जैसे देखिए इससे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ लाइन है जो आपको मालूम होना चाहिए, एक बार इन्हें देखेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन जो है अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 75। क्या है अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ये कौन सा संविधान संशोधन बोलता है? 91वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें 3-4 लाइनें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की अगर मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद होगा, वो कौन सा अनुच्छेद? तो आप बोलिएगा 74। इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद की जो टोटल संख्या है ना, वो प्रधानमंत्री को मिला के लोकसभा के टोटल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 91वां संविधान संशोधन द्वारा बोला गया था। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। ठीक, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 75 का 4। देखिए इसमें मैंने आर्टिकल क्या बताया, 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 का 3, आर्टिकल 75 का 4। आप सभी जानते हैं। अब 74 आपसे मैं 4 पूछूं, 74 क्या है? तो आप बोलिएगा इसमें मंत्रिपरिषद का गठन होता है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 75 के 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
अनुच्छेद 75 के 4 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के टोटल मंत्रीगण जो है वो राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य हो, सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर क्या लेनी पड़ती है? सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यह अनुच्छेद 75 का 5 बोलता है। 5 में पद, प से 5 में पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्री 3 तरह के होते हैं, आप सभी जानते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री कहाँ का नेता होता है? तो लोकसभा का। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। ये लाइन भी पूछी हुई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद यानी कि जो बातचीत की मुख्य कड़ी कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद आर्टिकल 78। अगला देख लीजिए, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं नहीं है, ये स्वयं ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न देश में हो जाती है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त कर, देखिए सिंपल सा बात है ना। दूसरा इसमें कहा है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को बोल सकता है, सलाह दे सकता है। अगला है कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री का था, जो जवाहरलाल नेहरू का था, 16 साल 9 महीने 12 दिन। अगला है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी याद होना चाहिए आपको। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब बनी थी वो किस सदन की सदस्य थी? तो आप सभी का जवाब क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य थी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए, भैया जिनके चरण कभी लोकसभा में नहीं उपस्थित हुए, वो कौन हो सकते हैं? तो आप सभी बोलिएगा चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत कौन प्राप्त नहीं किया है जिसके कारण उसे जो है अपने पद का त्याग करना पड़ा था प्रधानमंत्री में? तो विश्वनाथ। विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया विश्वनाथ। अगला देख लीजिए, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले मात्र 13 दिन कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल अगर पूछेगा ना, लगभग 32 साल, तो जगजीवन राम का रहा था। ये भी आप देख लीजिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का अगर आपके सामने जिक्र करें तो कौन है? तो आप सभी बताइए, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई जो थे ना, मोरारजी देसाई, वो सबसे अधिक उम्र में क्या बने थे? तो प्रधानमंत्री। और राजीव गांधी अगर बोले तो सबसे कम उम्र में। देखिए, और एक और पॉइंट जो है आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में नहीं हुई? तो मात्र ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। और कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु भारत की धरती पर नहीं हुई, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु होती है वो 1966 में भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में। अगला देख लीजिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। सबसे अधिक उम्र के भी, सबसे अधिक उम्र भी बोलेगा तो मोरारजी देसाई का ही था। पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। वो कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण किए लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। बस उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से इतना ही था जो आपको एक नज़र में याद होना चाहिए। इसमें मैंने कुछ अनुच्छेद बताए हैं, एक आर्टिकल 78 बताया था, जो देखिए 7 और 8, इससे भी याद रख के 7-8 में क्या है, एक संबंध है, 7 के बाद 8 आता है, तो लेकिन 7-8 में संबंध है तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो संवाद की मुख्य कड़ी होती है वो कौन होती है? तो प्रधानमंत्री। ये 78 बोलता है। अगला देख लीजिए, पैरा ओलंपिक में
स्वर्ण पदक, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन थे, तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगा बेल्लू। ये हाई जंप से संबंधित है, हाई जंप से संबंधित है। दीपा मलिक अगर आपसे पूछे तो ये गोला फेंकती है। ठीक, ये चीज याद रखने वाला चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीवीआई पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो मरियप्पन थंगावेलु बन गई। अगला देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आप सभी जानते हैं, कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 16 अक्टूबर। देखिए मैंने लिखा भी है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 के बीच में था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपसे पूछे तो 1899 से 1905 के बीच में था। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय शिमला में लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी की गई। कई बार एग्जाम में पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू की गई? 1905। अगला है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया? तो कृष्ण कुमार मित्र थे, उनका पात्र नहीं, उनका पत्र संजीवनी है जिससे लिया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे भी लगाए गए थे। ये भी आपको एक नज़र याद रहना चाहिए। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो पूछेगा कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो कौन थी बताइए आप। मैं बता देता हूँ, दीपा कर्माकर थी, दीपा कर्माकर। विश्व के किस देश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? विश्व के किस देश में आपसे पूछे साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रूस में सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, एजुकेटेड। साक्षरता दर सबसे अधिक विश्व के किस देश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रूस में। अगला है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? देखिए इसका एक ट्रिक है, बीसी जो है ना वो पानी में घुलनशील होता है, पानी में। और कीड़ा, कीड़ा जो है ना वो वसा में घुलनशील होता है। बोले तो के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ए। ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलते हैं और विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलते हैं। तो पूछा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? के वसा में, ए वसा में, सी पानी में, डी वसा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, विटामिन का आविष्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फंक द्वारा। कब? 1911 में। ये विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है जिसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। वसा और कार्बनिक के घोल में घुलनशील विटामिन कीड़ा, यानी विटामिन के, ई, डी और ए। आगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ऐसे ही विटामिन के कुछ रासायनिक नाम है और उससे संबंधित रोग है जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक अगला देख लीजिए पेज जिसमें मैं लाया हूँ, तो विटामिनों के रासायनिक नाम है और रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम रतौंधी है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इससे की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन बी 2 जिसको राइबोफ्लोविन भी बोला जाता है, इसकी कमी से त्वचा का फवाना जैसा रोग होता है। जो इम्पोर्टेंट है बोले तो मैं सिर्फ वही बताऊं तो आप देखिएगा इनमें से ये 1 नंबर 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। विटामिन बी 7 भी पूछता है आपसे जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है।
इसमें बालों का गिरना जैसे रोग से पीड़ित होते हैं। विटामिन बी 9 बहुत बार पूछा है। फॉलिक एसिड एनीमिया का शिकार होता है इसकी कमी से। विटामिन बी 6 एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम, और स्कर्वी इससे होने वाले रोग हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफ्रोल, जिससे होने वाले रोग रिक्टस, यानी कि इसको हड्डी रोग भी बोला जाता है, बच्चों में होता है। रिकेटस एक हड्डी रोग भी है जो विटामिन डी से होता है। विटामिन ई टेकोफेरोल, जनन शक्ति जो है वो क्षय हो जाती है, कम हो जाती है विटामिन ई के कारण। विटामिन के, जिसे फिलोक्विनिन बोला जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है उससे, विटामिन के से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। आपसे पूछेगा जनन शक्ति कम हो जाती है किस विटामिन के कारण? तो विटामिन ई। और रिकेटस नामक रोग बच्चों में देखी जाती है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी जो कि एक चमड़ा रोग है, वो किससे? विटामिन सी से। उम्मीद करते हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए एक नज़र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रुप डी के एग्जामों में इसमें से भर भर के क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक नंबर तो दिला के जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कांग्रेस की स्थापना बोले तो किस शहर में? मुंबई। इसका पहला अधिवेशन कलकत्ता। सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौता पैक्ट जिसको बोला जाता है कि महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या थी? तो क्या थी जिसके कारण? तो पढ़ लेते हैं। इसमें कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों का पुनर्मिलन, ये तो सही बात है, यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनाव में मुस्लिम के पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं थी, ये बिल्कुल गलत, सहमत थी। इसने हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरी को नहीं, इसमें हिंदू और मुस्लिम भी एक हुए थे, ये भी गलत है। इसके कारण भी नहीं नहीं, इसके कारण कहाँ बंगाल विभाजन हुआ था यार, यानी ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, हिंदू और मुस्लिमों में जो दूरियां थी वो कम हुई थी। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथायथ बनाए रखने के में सहायता करता है? तो कौन सा है जो पृथ्वी को मदद करता है? तो पृथ्वी की मदद जो है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो सभी वस्तुओं को अपनी जगह बनाए रखने में मदद करता है। अगला देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कांडला, जो कि कहाँ पे है? गुजरात। कांडला का नाम बदल करके ये दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। मोर्मुगुआ गोवा में, तूतीकरण चेन्नई में, कोचीन आपका कोचीन केरल में, ये गोवा में और ये तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले में, कोशिका का सुसाइड बैग के रूप में किसे जानाता है? देखिए, सुसाइड बैग कहे या आत्मघात की थैली कहे, हिंदी में आत्मघात की थैली, ये सभी लाइसोसोम को, यानी ऑप्शन नंबर बी को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक, देखिए ये ह्यूमन सेल का कोशिका का फिगर है, इसमें लाइसोसोम भी होता है जिसे आप सभी जानते हैं क्या बोला जाता है? आत्मघात की थैली, या बोल दीजिए आप जो बोल दे सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जा ऊर्जा घर भी बोला जाता है, कोशिका का किचन बोल दीजिए जहाँ खाना बनाता है, या ऊर्जा गृह भी बोल दीजिए। ठीक, राइबोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। साइटोप्लाज्म होता है इसमें स्मूथ, ये मैं आपको बता दूंगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, इसमें एक रफ भी होता है, रफ से क्या बनता है? राइबोसोम, इसी में क्या होता है? राइबोसोम, और इसी से प्रोटीन बनता है। बाकी बताएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है, लेकिन इसके जो साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन होता है जिससे कोशिका झिल्ली जिसको बोला जाता है, ये सब क्या करता है कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। गोल्जी एपार्टस है जो आप प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि वातावरण कौन करवाता है कोशिका में? तो गोल्जी करवाता है। सेंट्रोलाजम
लाइट होता है जो एकदम बीच में रहता है। ठीक है, इसके बारे में किसी और दिन बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। चिराव, चिराव जो है वो कहाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? चिराव किस राज्य का नृत्य है? तो आप बता दीजिए। तो मैं बोलूँ तो मिजोरम, मिजोरम का जो है चिराव वो नृत्य है। एक और याद रखिए, खुल्लम, खुल्लम जो है वो भी मिजोरम का है। और एक जो है हिमाचल प्रदेश का छारबा, वो भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, छारबा। और एक याद रखिएगा राउत नाचा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कौन नाचा? राउत नाचा, ये छत्तीसगढ़ का ये पारंपरिक नृत्य है जो आपको याद होना चाहिए। और बोलूं तो फुगड़ी, फुगड़ी जो है वो गोवा का है, एक याद रखिए, फुगड़ी वो गोवा का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उड़ीसा में जगोड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? तो उड़ीसा के जगोड़ में याद रखिए अशोक का एक शिलालेख यानी कि शिला अभिलेख स्थल है जगोड़ में, उड़ीसा के जगोड़ में शिलालेख है। ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला था? 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव किस भारतीय को मिला था? तो मैं आपसे पूछूं तो ये मोरारजी देसाई ही है। मोरारजी देसाई जो है 10 बार बजट प्रस्तुत कर दिए थे। और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमने देखा कि सबसे अधिक उम्र, ठीक, अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। और क्या है, और भी एक लाइन है जो कि, और अपने कार्यकाल में इस्तीफा भी यही देने वाले प्रथम थे। ठीक, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रथम गैर कांग्रेसी नेता भी थे ये, गैर कांग्रेसी नेता जो कि प्रधानमंत्री बने। अगला है, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन थी? आज से 2 दिन पहले मैंने ये सेट में क्वेश्चन बताया था। नर्तकी नटराज थी, नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर बी। एफएम रेडियो को पेंटेड किसने करवाया था? यानी कि हु पेंटेड एफएम रेडियो, यानी डिस्कवर, खोज, ये सभी एडमिन एच आर्मस्ट्रांग यानी ऑप्शन नंबर सी करवाया था। आज से हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं आज के सेट के। उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो डेली देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसे डिस्कस करवाएं या नहीं करवाएं। बाकी ख्याल रखिए, तब तक जय हिंद।